बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज। काजी का माजी, या यूं कहिए माजी का काजी, हाल में भी बेहद मकबूल है। वो चीफ जस्टिस जिसके दौर का आगाज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बराह रास्त नशरियात के साथ हुआ और इख्तिताम भी इसी कानून में नई तरमीम या ऑर्डिनेंस के जरिए से हुआ, जिस ऑर्डिनेंस की वजह से मंसूर अली शाह ने काजी के आखिरी दिन ऐसी बातें खत में लिखी कि किसी भी चीफ जस्टिस के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने का मकाम था। अदलिया में जजेस के दरमियान इख्तलाफात इस कदर बढ़े जिसकी तारीख नहीं मिलती। तारीख में मिसाल तो 26वीं आईनी तरमीम की भी नहीं मिलती, जिसका जाहिरी मकसद तो मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को रोकना था, जिसके नतीजे में दो सीनियर जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पर फायज हो चुके हैं। आज से पहले सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग काजी ने उस वक्त बुलाई जब जजेस ने हिरासा करने के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा था। मार्च 2024 से 6 माह बाद यह मीटिंग आज इसलिए हुई कि मोअज़्ज़िज़ जज हजरात काजी के दौर में एक दूसरे से हाथ मिलाते ना एक दूसरे को देखना पसंद करते थे। किसी जज ने कहा काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह हैं, अपना सर रेत में छुपा लेते हैं। किसी जज ने कहा काजी उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज के फुल कोर्ट मीटिंग से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता रही, जिसमें सरे फहरिस्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर जजेस के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करना है। मंसूर अली शाह का उम्रे पर होने के बावजूद बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करना वाज़े करता है कि वो भी इख्तलाफात दूर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तवक्को 26वीं आईनी तरमीम पर जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि आइन साजी की हुदूद भी आइन में लिखी हुई हैं कि अगर मुकन्नना हुदूद से तजावुज करे, आईनी हुदूद से, तो अदलिया अपना किरदार अदा कर सकती है। तीसरी तवक्को यह पैदा हुई कि अदलिया की आजादी, जजों को हिरासा करने का मामला, जजों के दरमियान इख्तलाफात का खात्मा होना भी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और मेरी नजर में सबसे बड़ा मसला है, हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर फौज की तरह इस्तीफा देकर चले जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ, क्योंकि हुकूमत ये भूल रही थी कि फौज में तो सलूट मारने का एक सिस्टम है, लेकिन अदलिया में सलूट मारने का कोई सिस्टम नहीं। शायद इसलिए इस्तीफा तो नहीं आया, जो कि हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन चुका है। मगर आज की फुल कोर्ट मीटिंग के एलामिये से जो बात सबसे अच्छी जो सामने आई है वो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने हरम में बैठकर भी अपने निजाम को, अपनी नौकरी को इंपॉर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी और फुल कोर्ट इजलास में उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा सहमाही और 6 माही प्लान्स की तजवीज भी दी गई उनकी जानिब से। एलामी के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया भी अदा किया उनकी शिरकत का और केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल निफाज के अज़म का इजहार किया। और फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 सितंबर को होगा, जो इस बात की निशानदेही है कि शायद आने वाले दिनों में जजेस के दरमियान इख्तलाफात का खात्मा इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। इजलास में अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह का शुक्र जेर इल्तवा 59,191 मुकदमात निपटाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया, जो सिस्टम अनाउंस किया है, जो कि खुश आइंद आगाज है। इस वक्त सबसे ज्यादा बोझ चीफ जस्टिस याया आफरीदी पर है कि वो अपने सीनियर जजेस को साथ लेकर चले, जिस तरह वो खुद उनके चेंबर में मिलने गए थे पहले ही दिन जब उनकी नामजदगी का ऐलान हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तो नहीं हुआ ना कि कोई सुपरसीड कर चुका हो। हम जानते हैं कि सीनियर जजेस को पहले भी सुपरसीड किया गया है। पीपल्स पार्टी ने 90 की दिहाई में सज्जाद अली शाह को भी इसी तरह लगाया था। उस वक्त इस वक्त जिस तरीकेकार से हुकूमती हल्के, वुज़रा, मुशीर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तारीफें कर रहे हैं, वो भी हैरत अंगेज है। एक ऐसा जज जिसने इख्तलाफी नोट से पाकिस्तान में तारीख लिख दी है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फैसले से इख्तलाफ करते हुए जज साहब बोले कि फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी है, कोई भी इदारा इस पर अमल ना करे। जिस इख्तलाफी नोट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों पर इदारों से अमल करवाना बड़ा चैलेंज साबित हुआ है। काजी तो यह भी लिख गए जाते जाते कि इदारे जो है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना भी करे तो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती। अब हुकूमती हल्के उस जज को आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते हैं, इस जज को, जस्टिस अमीनुद्दीन को, एक ऐसे वक्त में जब 26वीं आईनी तरमीम की नाकामी और जल्दबाजी की गलतियों को छुपाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त इस वक्त उरूज पे है। अब देखना तो यही होगा कि हुकूमत अदलिया को अपने ताबे कर पाएगी, उसमें कामयाब होगी, या याया खान आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे, सारी बाजियां लगा देंगे, लेकिन अदलिया आजाद होगी। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। बैरिस्टर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो हमने फुल कोर्ट मीटिंग देखी 6 माह बाद, और हमने ये भी देखा कि उम्रे की छुट्टियों पर गए हुए हरम पाक से मंसूर अली शाह साहब का वीडियो लिंक के जरिए कनेक्ट होना, हमने ये भी देखा कि 59,000 पेंडिंग केसेस के लिए एक सिस्टम का मुतारिफ करवाया जाना, और हमने ये भी देखा कि सारे जजेस शरीक हुए, इख्तलाफात कुछ दूर से नजर आए। आपकी नजर में जस्टिस याया आफरीदी, चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जिस तरीके से अपना आगाज किया है, लग ये रहा है कि सर सही ट्रैक पे हैं वो, और ये जो इख्तलाफात हैं वो खत्म करने में कामयाब भी हो जाएंगे, और शायद ये जो बैकलॉग है केसेस का, ये भी वो खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। आप कैसे देखते हैं आज की मीटिंग को बैरिस्टर साहब? जी, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, खुशाइंद है, पॉजिटिव है। जितनी भी चीज नजर आ रही है, इससे ये बात साबित होती है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिनका तयन किया है चीफ जस्टिस का, उनके अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो अपने ब्रदर जजेस को लेके चल सकते हैं। और जुडिशरी में जो असल इश्यूज हैं वो हैं पेंडिंग केसेस 60,000 के करीब। उन केसेस के ऊपर पॉलिसी बनाना, पहले उसे मंथली, फिर 3 मंथ्स और फिर 6 मंथ्स में उसे रिविजिट करना, तो ये बड़ा पॉजिटिव बात है। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की अदलिया में एक इख्तिलाफात चलते रहे 2 दहाइयों में, उसमें कुछ बेहतरी फायज ईसा साहब लेके आए, जिन्होंने सालों के बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाया और जजेस को साथ बिठाया। लेकिन अब उससे भी बेहतर हुआ है कि कुछ वो जजेस जिनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे काजी फायज ईसा साहब के साथ, और वो तहफ़्फ़ुज़ात अपने चीफ जस्टिस बनने पे थे, लेकिन तमाम जजेस ने बखुशी कबूल किया है जस्टिस याया आफरीदी को एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इवन जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने भी माना है कि ये इंतखाब दुरुस्त है और याया आफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस काम करना चाहिए। तो ये एक खुशाइन चीज है, मैं समझता हूँ पॉजिटिव न्यूज़ है। यही काम कि वो केसेस के बारे में सोचे बजाय पार्लियामेंट के बारे में सोचे या एग्जीक्यूटिव के बारे में सोचे। राइट। मोहम्मद अली सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सरफराज साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है PTI के, हमेशा टाइम देते हैं। सरफराज साहब, आपकी नज़र में आज का जो फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास था, क्या आप समझते हैं कि जस्टिस याया आफरीदी जजों के दरमियान जो झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, वो ख़त्म कर पाएंगे? 60,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं, वो ख़त्म कर पाएंगे? जो आइनी सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है तरमीम के बाद 26वीं 27वीं, उसको कंट्रोल कर पाएंगे? प्रेशर में बड़े होंगे इस वक्त आफरीदी साहब, आपका क्या रिव्यू है सर इस पर? जी तला साहब, आफरीदी साहब एक अच्छे जज हैं, उनकी तारीफ सुनी है, और लेकिन ये 60,000 केसेस आफरीदी साहब बेचारे कहाँ कर पाएंगे? दिस वाज नॉट द वे। और ना ही ये 60,000 केसेस की पेंडेंसी की वजह से ये कानूनी अमेंडमेंट्स की गई थी। ये सारे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। बहरहाल अब ये जिस तरीके से भी जोर ज़बरदस्ती से ये अमेंडमेंट जल्दबाजी में की गई, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। अभी तो ये 27वीं अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं, बिकॉज क्लैरिटी ही नहीं है कि 26वीं अमेंडमेंट इतनी उजलत में काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले करनी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट ज़रूरी थी, जिसको जिस तरीके से भी किए, जो कुछ तरीकाकार अपनाया गया आपके सामने है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी तो यही नहीं समझ आ रही कि कौन सा केस आईनी अदालत में जाएगा और कौन सा केस जो है इन जजेस के पास रहेगा। तो शायद अभी एक और दौर दोबारा, कल जो वजीर आजम साहब की और बिलावल साहब की एक मीटिंग हुई है, उसमें शायद दोबारा यही बातें हुई होंगी कि कैसे कानून का कत्लेआम किया जाए, कैसे दोबारा लोगों के ज़मीर खरीदे जाएं, दोबारा ज़दोकोब किया जाए, और कैसे एक नई अमेंडमेंट की जाए। राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी में इसलिए आई कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था। अब ये जो 27वीं तरमीम आ रही है, ये क्या आफरीदी साहब का रास्ता रोकने के लिए आ रही है? कौन सी आपकी नजर में ऐसे लूप होल से 26वीं आईनी तरमीम में जिसकी वजह से 27वीं की जरूरत इतनी जल्दी पड़ गई? आफरीदी साहब, हालांकि देखें, ये जो आईनी बेंच बनेगा ना, उसको तो 13 मेंबर्स की कमेटी ने बनाना है, और उसमें प्रेडोमिनेंटली गवर्नमेंट के पास पावर चली गई है। कुछ ऐसा उसमें शिफ्ट ऐसा है कि उसमें ज़्यादा तादाद हुकूमती मेंबरान की बन जाएगी।
और वो इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। हम इसी चीज को तो रोकना चाहते थे। इट वाज नॉट अगेंस्ट जस्टिस याहिया अफरीदी और एनी पर्टिकुलर जज। ये तो सारे सिनेरियो को देख के गेम अपनी सेट कर रहे थे ना, कि खान साहब को कैसे कंट्रोल करना है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है, पीटीआई को रिलीफ मिलने से कैसे रुक सकता है। ये तो सारी बाकी जमातें तो ये करती है ना कि रात को बैठ के पूरा बड़ा गेम प्लान सामने टेबल पे रखा होता है और उसमें कुछ इंटरेस्ट होते हैं वॉच करने के लिए कानून में तोड़ मड़ोड़ की जाती है। लेकिन वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर पहला ही दिन जो उन्होंने किया, और उन्होंने जजों की इज्जत बहाल करने की एक कोशिश की। अब आई डोंट नो कि वो भी बेचारे उसमें किस हद तक कामयाब होंगे, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स और उनके भी हाथ में नहीं है। लेकिन इनको ये भी नागवार गुजर रहा है अब ये जस्टिस याहिया अफरीदी को फिक्स करने के चक्रों में। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग, शायद याहिया अफरीदी साहब ने उस तरह की सर्विसेज देने से इनको इनकार कर दिया हो, शायद में याहिया अफरीदी को। राइट, अभी ये बड़ा अभी देखना पड़ेगा जी। बिल्कुल ठीक। मुझे इजाजत दीजिए, मैं रियासत अली आज़म को भी शामिल करूं। रियासत साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। आप यकीनन कानूनी माहिर हैं। आज की फुल कोर्ट मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? मंसूर अली शाह का उम्रे पे होने के बावजूद वीडियो लिंक में शरीक होने को आप कैसे देखते हैं? अवाम के मफाद में, वसीतर मफाद में बैकलॉग खत्म करने की बात की गई है 60,000 केसेस को। आई थिंक ये भी एक अच्छा कदम है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि याहिया अफरीदी साहब इस वक्त अदलिया की साख, रेप्यूटेशन बहाल कर पाएंगे? रियासत अली आजाद साहब। सबसे पहले तो हमारा ये एक असूली मौकफ है कि जो मोस्ट सीनियर पर्सन ही मस्ट बी दी चीफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, जिस पे हमने तो इस प्रपोज अमेंडमेंट को इन टोटो रिजेक्ट भी किया था। अब आ जाए कि बाय विचू ऑफ अमेंडमेंट वो जस्टिस बन गए हैं। जहाँ तक याहिया अफरीदी साहब का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ इंतहाई प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, अपराइट, थारो जेंटलमैन, बड़े आला ज़र्फ इंसान भी हैं और जज भी हैं। और जैसे उन्होंने आते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उससे आपको भी और बाकी लोगों मेरे ख्याल में चीजें समझ आ जानी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ फायज ईसा साहब, जिन्होंने इस अदलिया का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसकी आज़ादी का, उस इदारे की जो सुप्रीम की इंडिपेंडेंस थी, रूल ऑफ लॉ की जो बात करते थे, जिसको उसने हटा दिया था। मैं समझता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब के आने से एक तो सुप्रीम कोर्ट आपको यूनाइटेड नजर आएगी और आइन और कानून के मुताबिक फैसले आपको नजर आएंगे। ये नहीं होगा कि जैसे जस्टिस फायज ईसा जो थे, उन्होंने जैसे जाते जाते भी एक केस में देखें, दो चीजों को सामने रख के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक केस लगता है सैयद मंसूर अली शाह साहब के पास और वो कहते हैं 26वीं तरमीम आ गई है, हालांकि हमने उसको हमेशा हमने अपोज भी किया और उसके अंदर बड़े लेकुनास हैं, डेफिशिएंसीज हैं और वो रिपग्नेंट है बहुत सारे आर्टिकल से, मुमकिन है कि वो सस्टेन भी ना करे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उन्होंने आइन और कानून को अपहेल्ड करते हुए 26वीं तरमीम को मानते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लिहाजा मैं इसको एडजर्न करना। और सेम डे पे एक पॉलिटिकल पार्टी का केस आता है और उसमें वकील साहब पेश होते हैं और वो कहते हैं कि इसमें 26 तरमीम आ गई, हालांकि गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था। तो असूल फरमाते हैं कि मेरे पास तो 26वीं तरमीम आई नहीं है। ये उनका दोहरा मेयार था इंसाफ का, और मैं समझता हूँ जो उनके खिलाफ एक हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था वो उससे बाहर ही नहीं निकले, इसलिए उन्होंने अपना एक टारगेट रखा हुआ था। जब भी एक खास, यानी आप कह रहे हैं उनका टारगेट ये था पीटीआई से बदला लेना है, इमरान खान से बदला लेना है। उन्होंने रेफरेंस क्यों बनाया था, क्यों मेरे फैमिली को इतना धक्के खाने पड़े अदालतों में? उन्होंने बदला भरपूर लिया। पहले दिन भी बीवी साथ थी, आखिरी दिन भी सरीना ईसा उनके साथ थी। अब मैं ये सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, 26वीं आईनी तरमीम मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए थी, 27वीं आईनी तरमीम आफरीदी साहब को कंट्रोल करने के लिए और अमीनुद्दीन खान साहब का रास्ता साफ करने के लिए की जा रही है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? कुरान में कहता है मिन शर्रिल वसवासिल अन्नास, जब वसवसों के ऊपर और वसवसों के शर के ऊपर चला जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है। मैं ये समझता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम आई है जजों की आमरीत को खत्म करने के लिए। अब भले हम लोग जैसे मर्जी किसी को, ये ना आजाद साहब की मर्जी है ना मेरी मर्जी है कि फाइज ईसा का क्या किरदार है और मंसूर अली शाह का क्या किरदार है और तारीख इसे कैसे जज करेगी। तारीख फैसला कर देगी। अगर वकीलों ने तारीख लिखनी होती तो इफ्तिखार चौधरी का मुंह काला ना होता तारीख में।
हमने तो उसे बड़ा हीरो बनाया। इफ्तिखार चौधरी नहीं तो सर काजी फायद ईसा को बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस लगाया था सर। ठीक है, वो तो एक प्रोसेस था ना, कोई एहसान तो नहीं किया था, वो तो उस वक्त एक प्रोसेस चल रहा। नहीं, आपने कहा ना कि इफ्तिखार चौधरी का मुंह काला, तो उससे मुझे सर याद आया तारीख में हुआ ना, इफ्तिखार चौधरी ने जो किया और जो उसमें से अरसलान निकला और जो मूवमेंट के अंदर हुआ और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो धज्जियां बखेरी गई, आज लोग जो उसके साथ सलूक करते हैं वो भी सामने है। दूसरी बात यह है कि काजी फायद ईसा के फैसले जो हैं वो आज की मैं हालिया तारीख के किसी जज के साथ इतने दिलेर फैसले मुंसलिक नहीं है, ये सब जानते हैं। हाँ बस ठीक है, किसी को हो पॉलिटिकली किसी ने करना है, किसी की सियासत उससे चलती है तो करने दे। 26वीं आईनी तरमीम आई थी जजों की आमरीत को खत्म करने के लिए, ट्राइकोटमी ऑफ पावर में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसे लाजम बनाने के, और जो आइन साजी और कानून साजी का पार्लियामेंट का हक है और उस पर कदगने जो अदलिया की आमरीत लगाती रही है उसे रोकने के लिए। और जजों की अगर आपको आज भी नहीं तो मुझे बताइए, जो जुबान मंसूर अली शाह साहब ने इस्तेमाल की है ये कौन से जज इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं? जो सलूक फायद ईसा के साथ एज सीनियर प्योने जज हुआ, किसी बेंच में नहीं बिठाया गया, उन्होंने तो ये जुबान इस्तेमाल नहीं की। और मंसूर अली शाह के साथ क्या जुल्म हुआ? मंसूर अली शाह तो साथ चल रहे थे फायद ईसा के, लेकिन जब पता लगा कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनने जा रहा, उसके बाद फिर नफरत उगलना शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूं कि हमें वकला को खास तौर पे, मैं आज़ाद साहब, हमें हमारा काम नहीं है कि किसी जज को सपोर्ट करना, हमें जुडिशरी पर नजर रखनी है और बड़ी विजिलेंट होकर रखनी है। हमारी जुडिशरी में आमरीत है, हमारी जुडिशरी ने अपना काम मुकम्मल तरीके से नहीं किया। जस्टिस मुनीर से लेके बंदयाल तक एक स्याह तारीख है। अगर हमें तो फायद ईसा इसलिए अच्छे लगते हैं कि पाकिस्तान के आइन के खालिक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 50 साल के बाद भले लूला लंगड़ा इंसाफ मिला, लेकिन एक उनसे वो दाग तो मिटाया गया ना पाकिस्तान के आइन के खालिक से, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कत्ल किया था, जुल्म किया था। और हम तो उसके बाद मैं समझता हूं। जी सर, कंप्लीट कर लें। आई थिंक आवाज चली गई। मोहम्मद अली सर, राइट बैरिस्टर साहब, अलाउ मी। मोहम्मद अली सरफराज साहब, आपकी नजर में जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया में आमरीत के खात्मे के लिए की गई, क्या आप समझते हैं कि अदलिया में आमरीत है? और अगर है तो आमिर कौन था सर, या है? नहीं, मैं तो इनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ये आमरीत जो अभी सामने आई है वो तो आपकी पार्लियामेंट, मुझे लग रहा है ये हमारे टेक्निकल सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, आवाज आपकी आ गई। आप सेपरेशन ऑफ पावर, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। कंटिन्यू सरफराज साहब। जनाब, ये ट्राइकोटमी का जो कॉन्सेप्ट है और सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं उसको लाने के लिए अमेंडमेंट लाई गई है। हमारी नजर में तो इस बेड़ा गर्क कर दिया है इसी कॉन्सेप्ट का, इस पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट ने। यहाँ पे आपने अदलिया को उठा के अपनी एग्जेक्टिव के नीचे दे दिया है। जिसको आपने जज लगाना है, हम तो कभी नहीं कहते थे कि मंसूर अली शाह साहब को लगाया जाए, किसी एक खास शख्स को लगाया जाए। हम तो कहते थे जो सीनियर मोस्ट हैं, जिस तरह रियासत अली आजाद साहब ने बात की, वो खुद ही लगे, क्योंकि किसी भी जज को, कोई भी जज मरहूने मिन्नत ना हो पार्लियामेंट का। अब जब पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में भी हुकूमत के अरकान की स्ट्रेंथ ज्यादा है इस कमेटी में जिसने ये जजेस को चूज करना है नेचुरली। और अभी जो आपका ये आईनी बेंच भी बनेगा वो भी, और वैसे भी हम समझते थे कि ये पार्लियामेंट राइट। रियासत अली आजाद साहब, आपकी नजर में अदलिया में डिक्टेटरशिप है, और अगर है तो डिक्टेटर कौन है सर? डू आई हैव रियासत अली आजाद? रियासत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, दूर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग 365 डिग्रीज। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के लिए हुकूमती मशीनरी काफी एक्टिव नजर आ रही है। हुकूमती वजीर हो, हुकूमती मुशीर हो, सबकी राय में आईनी बेंच के लिए, सरबराही के लिए आईनी बेंच के सबसे बेहतरीन मौजू कैंडिडेट होगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो हस्ती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि तारीख में की अदलिया की आपको ऐसा इख्तलाफी नोट नहीं मिलेगा
जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर ने मखसूस नशिस्तों के फैसलों में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अक्सरियती जज हैं इनका फैसला गैर आईनी है, गैर कानूनी है, कोई भी इदारा इस फैसले पर अमल करने का पाबंद नहीं होगा। जिसके ऊपर फिर हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने तफसीली फैसला जब लिखा तो उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर की बड़ी तारीफें थी, इतनी तारीफें थी कि जिसकी कोई इंतहा ना हो, और फिर खत्तो किताबत का सिलसिला ही शुरू हो गया। लेकिन आज मेरा सवाल बड़ा वाज़ेह है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम आईनी बेंच की सरबराही के लिए हुकूमत की तरफ से देना, क्या यह दुरुस्त फैसला है? जब मैं पहले ही सवाल रख लेता हूं रियासत अली आजाद साहब के सामने, उम्मीद करता हूं उनको मेरी आवाज आ रही होगी। रियासत अली आजाद साहब, आपकी नजर में जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम एक, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी सहाफी कहते हैं कि जो वकील बनना चाहते हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा इख्तलाफी नोट नहीं आया, और कभी भी अगर कोई गलती से जज बन जाए तो ऐसा इख्तलाफी नोट ना लिखे। योर व्यूज ऑन इट रियासत साहब। मैं पहले आमिर भाई को एक आंसर करना चाह रहा हूँ। सर, मेरे बड़े मोहतरम मेरे कुलीग हैं बैरिस्टर साहब, हम एक प्रोफेशन से ताल्लुक रहे, हम एक दूसरे राय का बड़ा दिल से हाई अदब और एहतराम के साथ उनसे इख्तलाफ तो ये है कि मैं तो जुल्फकार अली भुट्टो के बनाए हुए मुत्तफिका आइन को, जिसके अंदर ट्राइकाटमिया पार का जिक्र है, मैं तो उसको सच्ची बात है एक जो हमारी मुकद्दस किताब है उसके बाद तकनीकी वजूहात की बिना पर रियासत अली आज़ाद की आवाज़ हमसे दूर चली गई है। अब मैं यही सवाल, अगर मोहम्मद अली सरफराज तक मेरी आवाज़ आ रही है, सब चले गए हैं तकनीकी वजूहात, आजकल टेक्निकल इशूज़ की आज बादल छाए रहते हैं, तो आज सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट मखसूस नशस्तों के केस के बाद ही जजों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो खुल के सामने आ गए। और फिर हम ये भी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजाहतें आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मखसूस नशस्तें किसी को दी नहीं है। आइन में कानून साजी करने के लिए हाउस कंप्लीट होना जरूरी है, मखसूस नशस्तों की वजह से हाउस कंप्लीट नहीं हो रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा, मैं मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं दूंगा। वाज़ेह हो जाता है कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसले दे सकती है, अपने फैसलों पर अमल नहीं करा सकती। फैसलों पर अमल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना होगा, या तो पार्लियामेंट को उनको ताकत देनी होगी कि न सिर्फ वो फैसले दे, उन पर अमल कराने का इख्तियार भी उनको दिया जाए, क्योंकि मौजूदा आइन और कानून में तो इख्तियार अमल कराने का हुकूमत के पास है, फैसले अदलिया देती है, लेकिन अदलिया के फैसलों पर अमल ही ना हो तो उन फैसलों का फायदा क्या? आज जब जजेस साथ बैठे हैं तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बात के ऊपर भी आवाज उठाई जाए कि आखिर अदलिया के फैसलों पर अमल कैसे होगा, वो कौन लोग हैं जो अमल करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कोई बेलिफ हो, कोई अदलिया का कोई ऐसा ओहदेदार, कोई ओहदा ऐसा नया बना दिया जाए जो कि सिर्फ इस बात की गारंटी ले कि अदलिया के फैसलों पर अमल होगा। ये इस वक्त न स्पीकर अमल करने को तैयार है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा होने के बावजूद आइन में लिखे गए कानून पर अमल करने को तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, न जजेस अब किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरी नज़र में इस वक्त नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी को बहुत कुछ सोचना होगा कि आखिर अदलिया की रेपुटेशन कैसे वापस आएगी, अदलिया की साख कैसे बहाल होगी, क्योंकि अगर अदलिया इसी तरह चलती रही, आज जो जस्टिस याया अफरीदी की परफॉर्मेंस के नंबर्स आए, पहला दिन था समाअत की उन्होंने, वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में 24 मुकदमात निपटाए हैं, जो कि यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूं कि हमारे मौजूद जज हजरात को 24-24 घंटे अदालतें खोलनी चाहिए, छुट्टियां सारी मंसूख कर देनी चाहिए, 2-2 महीने की किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी गर्मियों की, जिस तरह स्कूल में बच्चों को मिलती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस को नहीं मिलनी चाहिए जब तक पेंडिंग केसेस खत्म ना हो जाए। 60,000 के करीब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 25 लाख से ज्यादा तो पाकिस्तान भर की अदालतों में पेंडिंग है। उनका क्या होगा? क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए होगा, रईस के लिए नहीं होगा? क्या सियासतदान अदलिया को बेड़िया डालकर अपनी मर्जी के फैसले करवा सकेंगे? क्या हमारे चीफ जस्टिस जो गलत फैसले करके गए हैं, जो जजेस खिलवाड़ करके गए मुल्क के साथ अपने फैसलों के जरिए, क्या उनका एहतसाब होगा? क्योंकि हम जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर लगातार प्रोग्राम्स कर रहे थे तो हम ये बात मुसलसल डिस्कस की गई कि हर किस्म के जो केस होते हैं, क्रिमिनल केस, सिविल केस, बैंकिंग केस, फैमिली कोर्ट केस, इन सब के ऊपर एक हद लगा दी जाएगी कि इतने माह में इनका फैसला आना लाजिम होगा। वो भी ना हुआ। हमने सोचा कि शायद ये जो 25 लाख से जायद पेंडिंग केसेस हैं, इनके खात्मे के लिए भी
कोई शिकायत। एतजाज एहसन साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। एतजाज साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। एतजाज साहब, पहला सवाल आपसे यही है, आज सारे जजेस मिल बैठे हैं, काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जस्टिस याया आफरीदी का किरदार, क्या आपको लगता है जजेस आपस के इख्तलाफात खत्म कर पाएंगे? क्या हुकूमत जो बेड़ियां डालने की कोशिश कर रही है अदलिया पे, क्या जस्टिस याया आफरीदी तमाम जजेस को ऑन बोर्ड लेकर उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? क्या हुकूमत जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहती है, क्या आपके दुरुस्त फैसला होगा जस्टिस एतजाज एहसन साहब? हुकूमत क्या चाहती है, ये आपकी आवाज जरा नहीं ठीक है। हुकूमत चाहती है कि सर अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हों। डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? एक ऐसा शख्स जिसके इख्तलाफी नोट ने तारीख रकम की सर। इख्तलाफी नोट कभी मुझे, अच्छा ये आप ये फरमा रहे हैं कि अमीनुद्दीन साहब को जी हुकूमत चाहती है कि वो आईनी बेंच के सरबराह हो। यस। उसके लिए तो उनको अब तो ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उनको। 27वीं तरमीम उनके लिए है सर कॉन्स्टिट्यूशन में, और 27वीं जो कह रहे हैं आईनी तरमीम है वो शायद इसी बारे में हो, इसी लिए। लेकिन याया साहब जो है ये इंतहाई वीर, बहुत रोशन ख्याल, बहुत इंडिपेंडेंट, और ये एक यूनाइटिंग फोर्स बनेंगे और बन सकते हैं मेरा ख्याल। और ये जुडिशरी को जो ये वरना कोई नजर नहीं आती ये दरार, जो मैं तो 5-6 साल से कह रहा हूँ कि जुडिशरी में बहुत बड़ी दरार पड़ी है, बहुत बड़ी दरार पड़ी है, और इसका कुछ इलाज करें। सर स्पीकर नेशनल असेंबली एजाज साहब, अयाज सादिक साहब कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। सर एक कौमी असेंबली का स्पीकर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा, मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर वजाहतें आ गई, इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। क्या करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करवाने के लिए एतजाज साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाए तो वो उस पर अमल होना ही होना है। अगर नहीं भी डटेगी, सुप्रीम कोर्ट एक दफा लेजिटिमाइज या डी लेजिटिमाइज कर दे, जिसको डी लेजिटिमाइज कर दे वो लेजिटिमाइज नहीं हो सकता। वो उन्होंने अगर ख्वाजा आसिफ को और प्राइम मिनिस्टर को और राना सनाउल्लाह को मिसाल के तौर पे, इनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बर वक्त जब इन्होंने बड़ी बहुत बदजुबानी की अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, और जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्ररा 14 मई की तारीख को इलेक्शन नहीं कराए, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इनको तौहीन अदालत में 1 सेकंड की भी सजा दे देता, तौहीन अदालत में कन्विक्ट करके टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा देता, तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह ये अपने उनके ओहदों से भी बर्खास्त हो गए होते, और इनके लिए बड़ी ये मुश्किल पड़ जाती। और वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट अगर यकजा होके जो हुक्म देगी उस पर अमल दरामद होना पड़ेगा, क्योंकि वो लेजिटिमाइज या डीलेजिटिमाइज करने की आखिरी सबसे अहम इदारा है। सर ये बताइए क्या सर याद सादिक साहब का जिक्र है। जी सर मुझे तो हैरत होती है उनसे कि याद सादिक साहब अदलिया से तो सुप्रेमेसी तो मांगते हैं, अदलिया पे सुप्रेमेसी, हम सुप्रीम है और अदलिया हमारे मातहत है और हमारी हर बात मानने को उस पे लाजिम है, लेकिन उनको जेर नहीं कर सकते। जो नकाब पोश बूटों पे आके और इनकी पार्लियामेंट के अंदर से कूक से पार्लियामेंट की 10 MNA को उठा के ले जाते हैं, सारी लाइट्स ऑफ करते हैं पार्लियामेंट हाउस की, स्पीकर साहब बैठे हुए और वो टॉर्चें और
फ्लड लाइट से पहचान के लोगों के चेहरों पे डाल के वो रोशनियां और उठा के ले जाते हैं 10 MNA से। उन पे तो स्पीकर साहब बात नहीं करते, उन पे तो सुन लोग हैं, जबान बंद हो गई उनकी। और जो उनके बाएं हाथ बिल्डिंग है उस पे सारा उनका जोर चलाना चाहते हैं। राइट सर, कैसी सुप्रीम पार्लियामेंट हुई? एजाज साहब, पार्लियामेंट तो क्या हुकूमत परेशान है कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया? क्या ये हुकूमत पर लटकती तलवार है? हाँ, ये हुकूमत इनका ख्याल था कि वो इस्तीफा दे देंगे, वो नहीं। उन्होंने भी मेरा ख्याल है रिकग्नाइज किया कि याया अफरीदी, जस्टिस याया अफरीदी एक मुतारक और सॉवरेंटी और जजेस के वकार को वो जुडिशरी के वकार को बढ़ाएंगे और उसका पहरा देंगे। मुझे तो यही तवक्को है। और ये मिस जजमेंट हो गई है पार्लियामेंट से। इस मिस जजमेंट की क्या सजा हो सकती है सर इनके लिए? नहीं, सजा तो इसकी नहीं है, इम्पैक्ट, कोई अफेक्ट, कोई रिएक्शन तो होगा ना सर इस मिस जजमेंट का भी? सर जाहिर बात है, मंसूर अली शाह साहब को मालूम है कि हमें सुपरसीड किया गया, मैंने चीफ जस्टिस बनना था जो मैं नहीं बना 26वीं आईनी तरमीम की वजह से। तो यकीनन अदलिया की जो मजीद आने वाले वक्त में कोताहियां हैं उनके लिए हवाले से तो सख्त फैसले आ सकते हैं अदलिया से हुकूमत के खिलाफ। जी आ सकते हैं। अभी उन्होंने ये छेड़ दिया जी कि जो ऑर्डिनेंस जी जिसके जरिए इन्होंने कानून को बदल के जी सर और पार्लियामेंट को जेर किया है, और वो जो जुडिशियल वो जो कमिटी सिलेक्शन ऑफ जजेस सिलेक्शन ऑफ बेंचेस की है जी, उस पे से ये उसको डिस्कशन छोड़ दिया है। जब काजी फैद ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी स्वादीद पे लाके उन्होंने जो मेंबर थे कमीशन पर उस कमेटी के, वो 3 जजेस जो थे टॉप 3, वो उनको निकाल दिया और उसका चेंज कर दिया काजी साहब ने। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अब को ये सामने रखे। अब सवाल ये पैदा है, क्या वो ऑर्डिनेंस जिसके तहत वो 3 मेंबर कमेटी जिसने बेंचेस अपॉइंट करने थे और जिसने वो उसको डिस्टर्ब करके, क्या ये हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करें या तब्दील करें? अब सुप्रीम कोर्ट ये तो कहा जा सकता है कि इफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट may override a law made by parliament by change in it, but an ordinance is not an act of parliament. An ordinance is an executive order. मखसूस नशिस्तें मिलेंगी सर पीटीआई को, रिजर्व सीट्स मिलेंगी सर, रिजर्व सीट्स के फैसले पे अमल होगा सर। आखिरी 40 सेकंड है मेरे पास। मखसूस नशिस्तें सर पीटीआई को मिलेंगी नहीं मिलेंगी? मखसूस नशिस्तों का भी तो मामला उसी ऑर्डिनेंस की वजह से हुआ है ना। तो एक उस पे आर्गुमेंट ये बड़ी कारी हो सकती है कि ऑर्डिनेंस इज नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट मे हैव द effect of an act of parliament, but it is not a law made by parliament. And if it is not a law made by parliament, then the Supreme Court is unfettered. It can't take away the jurisdiction or change laws. थैंक यू बैरिस्टर एतजाज हसन साहब, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। वाज़ेह है याया अफरीदी साहब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा, चैलेंजिंग वक्त होगा। क्या वो ये बेड़ियां तोड़ पाएंगे जो कहा जाता है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कि अदलिया की बेड़ियां डाल दी गई हैं? आने वाला वक्त बताएगा। मुझे इजाजत दीजिए, सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।